नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ रजनी दिसोदिया जी की। कहानी का शीर्षक है लड़का और लड़की। ये कहानी नया पथ के 2022 जुलाई सितंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी। तो आइए सुनते हैं कहानी। हे, आई एम इन योर एरिया, इट्स नॉट सो फनी। सीरियसली यार, वांट टू मीट यू। सीरियसली? यस बडी, आई एम एट योर प्लेस, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। लड़के ने यकीन दिलाने के लिए कहा, ओके वेट अ लिटिल, आई विल कम। क्लास जस्ट खत्म हुई ही थी। लड़का लड़की की मुलाकात लगभग 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। लड़की को फोटोग्राफी का शौक था, शायद थोड़ा शऊर भी, इसलिए उसकी फोटोग्राफी, उस पर बुनी स्टोरी लड़के को पसंद आ गई थी। आमने सामने पेड़ के तने पर ऊपर की ओर चढ़ती बिल्ली और नीचे की ओर उतरती गिलहरी की जो फोटो लड़की ने इंस्टाग्राम पर डाली थी, उस पर उसे हर बार की तरह इस बार भी बहुत से लाइक्स मिले थे और तारीफ भरे शब्द भी। पर इस लड़की का ब्यूटी स्प्रेड ब्यूटी एवरीवेयर लड़की के दिमाग में अटक गया था। बस फिर क्या था, पता ही नहीं चला कि कब इंस्टाग्राम से फेसबुक, फेसबुक से व्हाट्सएप और फिर दोनों के मोबाइल वर्बल और लिखित चैटिंग से भर गए। दोनों की दुनिया जैसे गायब हो गई, जैसे किसी मोटी रजाई के नीचे दब गई। अब तो वे दोनों और बस दोनों के मोबाइल। वेयर आर यू डियर? मेट्रो के बाहर आकर लड़का आसपास फैली तेज आवाजों में जैसे गुम होने लगा। इतने सारे चेहरे वह किस दिशा में देखे, किसे देखे? यूं लड़की की ढेरों डीपी उसने देखी थी, उसके दिल में उसकी अनेक छवियां विराजमान थीं। वह उन छवियों को हर कोने से 50 बार देख चुका था। उसके घुंघराले लटकते बालों और बड़ी बड़ी कजरारी आंखों पर वह मर मिटा था। एक क्लास था उसकी अपीयरेंस में। होता भी क्यों न, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे नामी कॉलेज की स्टूडेंट थी। कॉलेज जिसके नाम से ही लोगों के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। लड़का मेट्रो स्टेशन से निकलकर बिल्कुल बाहर चला आया। ई रिक्शा व रिक्शे वालों के बीच चीख पुकार मची थी। रिक्शा वाले सवारियों को मेट्रो स्टेशन से निकलने तक की मोहलत नहीं दे रहे थे। कमला नगर, मलकागंज रिक्शे वाले चिल्ला रहे थे। अपना अपना रिक्शा छोड़ वे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाली सवारियों की ओर यूं लपक रहे थे जैसे उन्हें जबरन उठाकर अपने रिक्शा में लाद ले भागेंगे। हर जगह कंपटीशन है। अगर तसल्ली से सवारी के इंतजार में अपने रिक्शा पर बैठे रहे तो शायद सवारी उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हर एक का यही अनुभव था कि साथ वाला बाजी मार ले जाएगा और आगे बढ़कर सवारी को पहले लपक लेने की होड़ में वे अक्सर आपस में उलझ पड़ते। अरे, मुंह में काहे घुस रहे हो है? संभावित सवारी के साथ पीछे की ओर तेजी से लौटते एक रिक्शे वाले को दूसरे ने लगभग धक्का देते हुए उसे अपने पर गिरने से बचाने की कोशिश में कहा, तो तू काहे यहाँ खड़ो है? तनिक परे ना हो, गाड़ी किसे दे रहे हो हरामी? कहता हुआ जो पहला रिक्शे वाला था वह दूसरे पर टूट पड़ा। ये ले मुक्का और ये ले धक्का। उन्हें छुड़ाने को 2-3 रिक्शे वाले भी उनकी ओर भागे। बाकी के रिक्शे वाले इन गंवार और कम अक्ल रिक्शे वालों की ओर से सवारियों का ध्यान हटाकर उनके सामने कुछ तमीज से पेश आने लगे, जैसे ये बताना चाहते हों कि वे इन जाहिलों की तरह सवारियों पर टूट पड़ने वालों में से नहीं हैं। परंतु वास्तव में उन्हें झगड़ों में उलझा देख सवारियों को अपने लिए लूट ले जाने का उनका भी ये अलग ही अंदाज था। वरना रोज वे भी इसी तरह सवारियों के लिए खुलेआम गाली गलौज तक करने नजर आया करते हैं। लड़के ने अपने सामने की ओर दृष्टि दौड़ाई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे वह जनपथ पर है।
जगह जगह खोमचे वाले साइकिल और रेहड़ी पर ये ईंट और फट्टों का इंतजाम कर अपना अपना माल सजाए ग्राहकों को पुकार पुकार कर अपनी ओर बुला रहे थे। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल के कैरियर पर उबला भुट्टा बेच रहा था। नमक मिर्च और नींबू लगा भुट्टा दूर से ही मुंह में पानी भर रहा था। पर लड़के लड़कियों को ऐसी देसी चीजें आजकल कहाँ पसंद आती हैं। वो तो मोमोज वालों को घेरे खड़े थे। मोमोज वाला अपने 2 हाथों से 4 हाथों का काम कर रहा था। इतने ग्राहकों के बीच भी उसे भरपूर याद रह रहा था कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने वापस करने हैं। मोमोज वाले के सामने मोबाइल के फैंसी कवर बेचने वाला खड़ा था। लड़कियां अपने अपने मोबाइल के साइज के कवर ढूंढ रही थीं। लड़के ने उनकी ओर देखा और सोचा, ये सारी लड़कियां शायद किसी एक ही इलाके की रहने वाली हैं। उसे नहीं पता कि उसके दिमाग में ये विचार क्यों आया। शायद सबका ड्रेसिंग सेंस एक जैसा था। लड़के ने जेब से मोबाइल निकाला। शाम के 4 बज चुके थे। उसे वापस घर भी लौटना था। पता नहीं वो लड़की कहाँ फंसी रह गई थी। उसकी उंगलियां फिर से टाइप करने लगीं। जस्ट रीच वेयर यू आर। लड़के ने मुंह उठाकर सामने देखा। वो आ रही है। वही घुंघराले बाल जो अपने उलझाव में ही बेहद खूबसूरत थे। आंखों पर हैरी पॉटर वाला चश्मा। न जाने कैसे आसपास के सारे चिल्पों एकदम शांत पड़ गई, जैसे किसी ने उस दृश्य को म्यूट कर दिया हो। फिर इन दोनों के बीच एक अदृश्य सुरंग सी बन गई। उस सुरंग के भीतर से लड़की जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती उसकी ओर आ रही थी। तेजी से चलने के कारण उसके कान में बड़े बड़े बाले तेजी से हिल हिल कर बालों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। अब दोनों उस सुरंग के भीतर थे और बाहर की सारी दुनिया जैसे गायब हो गई थी। वैसे भी दुनिया तो सुरंग के बाहर ही थी। लड़के के दिमाग में अनेक कल्पनाएं आईं कि जैसे ही वह लड़की उसके करीब पहुंचेगी वह उससे लिपट जाएगी, उसे चूम लेगी और न जाने क्या क्या। लड़की मुस्कुराती हुई उसके पास आ पहुंची तो वह सुरंग छन्न से बिखर गई। बाहर मौजूद दुनिया अपनी तमाम चिल्पों के साथ वापस वहां आ धमकी। हेलो, हाथ आगे बढ़ाकर लड़की ने कहा। बहुत देर से वेट कर रहे हो? हाँ, नहीं। व्हाट हैपेंड डूड? लड़के के अचकचा जाने से लड़की को हंसी आ गई। नथिंग, लड़के ने भी मुस्कुरा कर कहा। यार, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी फोटोज में लगती हो, बस थोड़ी मोटी हो, कहकर उसने चुटकी ली। अब वह भी सहज होने लगा था। नो बॉडी शेमिंग प्लीज। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने का नाटक किया। लड़की सच में मोटी थी। ये तो उसकी लंबाई ठीक ठाक थी, वरना तो वह अच्छी खासी मोटी थी। आई टोल्ड यू ना, इट्स बिकॉज माई मेडिसिन्स, लड़की ने चलते हुए कहा। दोनों मेट्रो के एरिया से निकलकर रोड पर छात्रा मार्ग पर आ गए थे। यार, कितना ट्रैफिक और शोर है इस रोड पर, बगल से ऊंची आवाज में हॉर्न बजाती गाड़ियों को निकलते देख लड़के ने कहा। 7 साढ़े 7 बजे तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सड़कें खाली हो जाएंगी। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे 7 साढ़े 7 बजे तक तुम यहीं यूनिवर्सिटी में ही रहती हो। यस ऑफ कोर्स, मेरा घर यहीं यूनिवर्सिटी में ही तो है, लड़की ने कहा। तभी लड़के ने मन ही मन कहा। वो इतनी देर से सोच रहा था कि क्या बात है, शक्ल सूरत में तो ये वही लड़की है जिसे वह पिछले 2-3 महीने से जानता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये जितनी हॉट लगती है, यहाँ तो उतनी ही ठंडी मालूम पड़ती है। सड़क पर साथ चलते हुए भी इतनी दूरी पर चल रही है कि गलती से हाथों की उंगलियां आपस में कहीं टकरा न जाएं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ? लड़के ने पूछा। उसे लगा कि उसे लड़की से पहले पूछना चाहिए था। वह तो यूं ही आधमका, माना कि लड़की बोल्ड एवं कॉन्फिडेंट है,
पर घर और परिवार भी तो है। लड़की सच में डिस्टर्ब्ड थी। नो नो, नो वे, यू आर वेलकम। लड़की ने लड़के की उदासी देखकर कहा, असल में आज मूड कुछ अच्छा नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ यू केम। चलो सुदामा की चाय पीते हैं। उसने सामने की ओर इशारा किया। चलते चलते वे रेड लाइट तक आ गए थे। ये सीधी सड़क थी जो छात्रा मार्ग कही जाती थी। लड़कियां इसके अंग्रेजी की स्पेलिंग का फायदा उठाकर इसे छात्रा मार्ग कहती थी। यहाँ मेला सा लगा था। लड़के लड़कियों के झुंड सड़क के दोनों ओर कागज के कपों में चाय लेकर बैठे थे। लड़का लड़की भी वहीं जाकर बैठ गए। लड़की ने इशारे से 2 चाय लाने के लिए कहा। तो क्या चल रहा है आजकल? लड़की ने लड़के के चेहरे की ओर कुछ इस तरह देखा कि वह फिर से सकपका गया। फोन की चैटिंग में उसकी उंगलियां जवाब लिखते समय जितनी तेजी से घूमती थीं, वहीं मुंह में जीभ को जैसे शब्द ढूंढ ढूंढ कर लाने पड़ रहे थे। कुछ नहीं, आज एक दोस्त से मिलने मुखर्जी नगर आया था। सोचा तुमसे भी मिल लिया जाए, लड़के ने सहज होते हुए कहा। मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ भी लिखते हुए हम प्रायः कितने सहज रहते हैं, एकदम आश्वस्त। वह सामने वाले का चेहरा हमारी कल्पना से निर्मित रहता है। उसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। जिस भाव मुद्रा में बैठाना चाहते हैं बैठा लेते हैं। वास्तव में वो वहाँ होता ही नहीं है, वहाँ उसमें भी हम ही होते हैं। बिना किसी रोक टोक हमारी बातचीत चलने लगती है। सीधे सीधे आमने सामने की वास्तविक दुनिया में होने से सामने वाले की मुख मुद्रा, उसके हाव भाव हमारी भाषा की रफ्तार को बहुत हद तक बांधते व साधते हैं। दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। मोबाइल पर 2-3 महीनों से चैटिंग करते हुए ये मान बैठे थे कि जैसे एक दूसरे को कितना करीब से, कितना बेहतर ढंग से जानते हैं। आज एक दूसरे से साक्षात मिलते हुए बहुत अजीब लग रहा था। ये अजीब सा अजनबीपन बार बार बीच में पसरा जा रहा था। इसे दोनों भरसक हटाने की कोशिश कर रहे थे। चाय वाला लड़का 2 छोटे कपों में चाय लेकर आ गया। शायद वह लड़की से बखूबी परिचित था। कुछ खाने को चाहिए मैडम? उसने लड़की से पूछा। यू वांट समथिंग? लड़की ने लड़के से पूछा। लड़के ने नामे सिर हिलाया और चाय की चुस्की ली। चाय सचमुच अच्छी बनी थी। सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक के झटके से रुकने के कारण बाइक पर पीछे बैठी लड़की आगे बैठे लड़के की पीठ पर चढ़ती हुई आगे की ओर झुक गई। ये वास्तव में बाइक वाले लड़के की शरारत थी। लड़की लड़के की इस शरारत पर इतराई। हिराम पटकोगे के? लड़के ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। अभी लड़की उसी सीट पर बैठी थी। लड़का बैठी लड़की के सामने सट कर खड़ा हो गया। लड़की ने उसके कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, घड़ा सिर पर मत न चढ़ावे, एक बार चढ़ गई तो फिर ना उतरूं। लड़के ने भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और बोला, एक बार चढ़ तो जावे गम। ये सब हरकत ठीक अपने सामने होते देखकर सड़क के फुटपाथ पर बैठे हमारी कहानी के नायक और नायिका अकबका गए। लड़का जैसे इस कोशिश में लग गया कि कहीं वह लड़की उसके बारे में कुछ गलत न सोच ले। उसे उस मोटरसाइकिल वाले लड़की की हरकतें अच्छी नहीं लगीं। लड़की जिस तरह चुपचाप चाय पी रही थी उससे वह बेचैन होने लगा। वो चाहता था कि वह उस लड़की को बताए कि वह बिल्कुल इस मोटरसाइकिल वाले लड़के की तरह का नहीं है। तुम मेरे घर चलोगे? यहीं पास में ही है। लड़की ने चाय की आखिरी चुस्की ली। घर? घर क्यों? लड़की की जबान लटपटा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहे। वो एक अच्छा लड़का है, ईमानदार और शरीफ,
पर इस ईमानदारी और शराफत को कैसे सिद्ध करे। उसने अपना मोबाइल उठाया। लगभग 5 बजने को आए थे। देखो, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, अभी घर, इसीलिए तो रूड। व्हाट? ये कि अगर हम अब इसी तरह मिलते हैं तो आवर फैमिली शुड नो विद whom वी आर। लड़की अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी, पर लड़का इस धमाके के लिए तैयार नहीं था। 2 महीने की व्हाट्सएप की दोस्ती, उसने ये सब सोचा ही कहाँ था। दिन रात मोबाइल पर होने वाली उनकी ढेरों बातचीत का भविष्य कैसा होगा, बस उसे अच्छा लगता था। जब जब उस लड़की का फोन आता, जैसे उसके चारों ओर मधुर संगीत बजने लगता, उसकी सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती, सारी टेंशन, सारी बोरियत, अकेलापन, न जाने क्या क्या, सब दूर हो जाता। लड़की की आवाज उसके भीतर तक उतर जाती, जहां जहां जो घाव हैं उस पर जैसे मलहम से लगाती। वह उसके साथ, उसके ख्याल के साथ, उसकी आवाज के साथ रहना चाहता था। पर कौन सी लड़की, कौन सी दुनिया? वो दुनिया ऐसी तो नहीं थी। हाँ, सामने बैठी लड़की हूबहू वही है, पर वह नहीं भी है। मतलब पता नहीं, पर कुछ है जो उसे बेचैन कर रहा है। वह इस लड़की को छोड़ नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लड़की काफ़ी हद तक लड़के की उलझन समझ रही थी। वह बिल्कुल जानती थी कि प्रायः इस तरह की फ्रेंडशिप में फैमिली को शामिल करना बचकाना सी हरकत थी, और वो लड़की जो वुमेन एम्पावरमेंट पर लेक्चर दे सकती थी, जो जेंडर इक्वलिटी के नाम पर LGBT समूह के साथ प्राइड परेड में जाती रहती थी, उसके बारे में कोई लड़का कभी ये ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था कि वह उससे पहली ही मुलाकात में अपने घर चलने का आग्रह करेगी। तुम परेशान मत हो, बस मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। पर क्यों? मुझे तुम्हारी माँ से? बदहवासी में शब्द लड़के के मुंह से निकलने तो लगे थे, पर संस्कारों ने पहले ही रोक लिया। आई एम नॉट डिसऑनर्ड योर मदर, बट आई एम नॉट रेडी। घबराहट में उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। यस, आई नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो आई हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। अब लड़के की आंखों में आंसू उभर आए थे। उसने लड़के के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कभी दूर नहीं जाने देगी। लड़के को वे सब बातें याद आने लगीं। सच में लड़की ने बताया था कि इस डिसऑर्डर के चलते उसे मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब कभी कभी खामखा बहुत ऊर्जा और खुशी भर जाती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा और उत्साह के चलते हद और बेहद की समझ भी धूमिल हो जाती है। और कभी कभी बिना किसी बात की उदासी का घिर आना, कुछ भी करने की इच्छा और हिम्मत का ना बचना, दिन भर बिस्तर में पड़े रहना, कई बार तो वह खुद भी उसकी उन उदासियों में घिर जाया करता था। पर वे सब बातें फ़ोन पर उसके लिए सिर्फ सूचनाएं होती थीं। इन सब बातों का लड़की की ज़िंदगी पर क्या असर था, इसके बारे में न उसने सोचा था और न ही कभी सोचने का मौका था। चलो, कहाँ है तुम्हारा घर? लड़के ने अचानक कहा। लड़के की आंखें चमक उठीं। यहीं पास में। दोनों फुटपाथ से उठकर खड़े हो गए। अचानक से वहां आसपास की भीड़ भाड़ पर उनका ध्यान फिर से गया। भीड़ पहले से ज़्यादा हो गई थी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, लड़के लड़कियों के झुंड आकर वहां बैठते जा रहे थे। चाय तो एक बहाना थी, वास्तव में यह जगह उन्हें सामाजिक प्राणी होने का बोध कराती थी। यहाँ आने वाले लड़के लड़कियाँ आसपास के हॉस्टलों और पीजी की बोरियत को यहाँ झाड़ने आते थे। लड़की लड़के को लेकर चल तो दी, पर उसने अभी तक अपनी माँ को उस लड़के के बारे में कुछ बताया तो था नहीं। अभी तक वह किसी लड़के को घर लेकर भी नहीं गई थी। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी, पर जो भी हो, लड़के ने सोचा।
दोनों चुपचाप चल रहे थे। दोनों को ही बहुत अजीब लग रहा था। यह ज्यादती थी, पर वह मजबूर थी। अगर इस दोस्ती को आगे तक चलना है तो इसे माँ से मिलवाना ही पड़ेगा। माँ ने उसे खूब समझाया था, तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है डैडी, इसे यूं ही किसी को मत दे देना। पर उसका दिल उसकी कहाँ सुन रहा था। वह तो जैसे लड़के के पीछे पीछे चल रहा था। उधर लड़के के दिल को अपने पीछे आता देख तो रहा था, पर कोई अनजान आहट सुनकर चौकन्ना भी हो रहा था। मैं चल तो रहा हूं, पर ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, तुम संभाल लेना। लड़के ने लड़की की चिरौरी की। अब वही उसकी रक्षक थी। अब एक कॉलोनी में आ गए। ये किसी अस्पताल के आवासीय फ्लैट्स थे। लड़का चौकन्ना होकर सब बोर्ड पढ़ता जा रहा था। तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं। लड़की के प्रश्न को बीच में पकड़कर लड़की ने जवाब दिया। घर का दरवाजा खुला ही था। किसी नई अपरिचित अप्रत्याशित जगह पर अचानक पहुंच जाने पर हम अत्यंत सजग उठते हैं। जिस भी कारण से हमारा वहां होना जरूरी बन पड़ा हो, अब हम वहां की एक एक चीज, एक एक आवाज, हर एक मोड़ और इशारे को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जिस गैलरी से उसने घर में प्रवेश किया, वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, पर पर्याप्त रोशनी के अभाव में वह उसे देख नहीं पाया। लड़का आज जब घर से निकला था तो उसने तय किया था कि आज वह उस लड़की से जरूर मिलेगा जो पिछले 3 महीनों से उसके मोबाइल में रह रही थी। वह उसी में घर बनाए थी। उसके असली घर को देखने जाने की इच्छा लड़के ने बिल्कुल नहीं की थी मतलब उनके इस रिश्ते में घर था ही नहीं। दोस्ती में घर की क्या जरूरत। दोस्ती दोस्ती है, कोई रिश्तेदारी थोड़े ही है ना कि मेहमान की तरह फल लेकर रिश्तेदार से मिलने उसके घर जाना पड़े। दोस्ती तो कहीं भी निभाई जा सकती है, कहीं किसी चौराहे पर, नुक्कड़ पर, नहीं तो किसी रेस्तरां में, फूड कॉर्नर पर। और यह सब भी मैसर ना हो तो मेट्रो में सफ़र करते किसी दोस्त की मांगी हुई मोटरसाइकिल की बदौलत भी दोस्ती निभा ली जाती। इसलिए लड़का मोबाइल वाली लड़की से मिलने यूनिवर्सिटी चला आया था, न कि लड़की के माँ से मिलने उसके घर जाने को आया था। घर में घुसने के बाद दाहिनी ओर बैठकी थी तो बाईं ओर डाइनिंग टेबल। लड़के ने एक ही नज़र में मुआयना किया। डाइनिंग चेयर पर बैठी औरत ने जो बैठकर मटर छील रही थी उनकी ओर गर्दन घुमाई थी कि लड़की बोल पड़ी, मामा ये अयान है। बेशक लड़की ने बहुत ही सहज ढंग से ये बात कही थी, पर भीतर से वह खूब असहज थी। उसकी आवाज़ में कंपन था। उधर लड़की की माँ ने हैरानी परेशानी वाले भावों को भरसक छिपाकर अच्छा अच्छा कहा। इसके कुछ देर बाद तक उन्हें सूझा ही नहीं कि आगे क्या कहे, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए उन्होंने लड़के को वहीं दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहा। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह लड़का जाकर वहां बैठ गया। यूं लड़की की मां लगातार मटर छीलते हुए ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि वह इस असंभावित स्थिति से परेशान नहीं है। उधर लड़की ने लड़के को घर लाकर अपनी मां पर ऐसे छोड़ दिया कि जैसे अब तुम जानो तुम्हारा काम। पर एक बात समझ लो, ये ठीक वैसा ही लड़का है जिसे मैं ढूंढ रही थी। जब जब मैं इससे बातें करती हूँ तो मेरे चारों ओर खिंची कांच की दीवार चटक कर टूट जाती है और हवा का मस्त ताज़ा झोंका मेरे बालों को सहला जाता है। और आज जब मैं इससे मिली तो जान गई कि कम से कम यह शरीर पर रेंगने वाला कीड़ा नहीं है। सर्दी का मौसम था। शाम के 5:30 बज रहे थे। लड़की की माँ ने लड़की से कहा, टेडी अयान के लिए चाय ही बना लो। नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीता।
लड़का जल्दी से बोल गया, हाँ मामा, यह चाय नहीं पीता। लड़की ने भी उसके सुर में सुर मिलाया, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना दो। और इसे हाँ वो गाजर का हलवा खिला दो जो कल बनाया था। इससे पहले कि लड़का मना करता, लड़की की माँ उसकी ओर मुखातिब हुई और बोली, तुम्हें पसंद आएगा अयांश, घर का बना है। मामा अयान लड़के डाइनिंग टेबल के बगल में रखी चौड़ी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराती ही बोली। मेलामाइन की छोटी कटोरी निकाल कर उसने हलवा माइक्रो में गर्म करने रख दिया। साथ ही वह रसोई में जाकर काम करने लगी। लड़का बैठकर इधर उधर देखने लगा। जब तक हलवा गर्म हो रहा था, तीनों ने राहत की सांस ली। लड़के को वहां बैठे हुए ही रसोई में चाय बनाती लड़की नजर आ रही थी, पर इस नजर के बीच में उसकी माँ बैठी थी, इसलिए लड़का लड़की की ओर न देखकर इधर उधर देख रहा था। वो जहां बैठा था उसके बाईं ओर बैठकी थी। उसके सामने वाली दीवार पर 3 पेंटिंग लगी थीं। इनमें से 2 को तो उसने पहचाना। एक भगवान बुद्ध की थी, दूसरी भी भगवान बुद्ध की ही थी, जिनमें उनके हाथ में कमल का फूल था। ये अजंता की प्रसिद्ध पेंटिंग थी, पद्मपाणि बुद्ध। पर यह तीसरी पेंटिंग किसकी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये जो भी था, कोई राजा या राजकुमार जिसने बड़ा डिफरेंट सा मुकुट पहना हुआ था। वह उसे बड़े गौर से देख रहा था कि लड़की की माँ बोल पड़ी, वह वज्रपाणि बुद्ध हैं। अक्सर लोग जब उनके घर आते तो इस तीसरी पेंटिंग के बारे में ज़रूर पूछते थे, इसलिए उन्होंने लड़के के पूछने से पहले ही बताया। हैं? लड़के ने प्रश्नवाचक दृष्टि से औरत की ओर देखा। औरत के बोलने से पहले ही पलट कर लड़की बोली, वज्रपाणि बुद्ध, वे बुद्ध जिनके हाथों में बिजली, वह आसमान में चमकने वाली बिजली है। वे उसकी शक्ति को हैंडल करते हैं। आसमान वाली बिजली को तो इंद्र हैंडल करते हैं ना यार। लड़के के मुख से जैसे ही यार शब्द निकला, वो संभल गया। उसने तुरंत लड़की की माँ की ओर देखा। वास्तव में वह शब्द उसके मुंह से फिसल गया था। उसने पकड़ने की कोशिश की, पर तीर जा चुका था। फिर भी इस वज्रपाणि बुद्ध ने घर के तनाव को कुछ ढीला कर दिया। गाजर का हलवा अब उसके सामने था, जिसे उसने उठाकर ठीक अपने पास रख लिया। इधर लड़की भी चाय छान रही थी। उधर लड़की भी चाय छान रही थी। माँ भी आगे की बातचीत के लिए तैयार हो गई। तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो? मेरा मतलब, आज हम पहली बार ही मिले हैं आंटी, पर फोन पर कुछ महीनों से बात हो रही थी। आगे का वाक्य लड़की ने पूरा किया। और ये आज ही मुझे आपसे मिलाने। लड़के ने अपने भीतर का असमंजस बाहर उजागर किया। उसके भीतर रह रहकर ये बात उठ रही थी कि वह इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं लड़की की माँ उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वह लड़की की माँ को यह बताना चाह रहा था कि उसे गलत न समझा जाए। वह कोई दिलफेंक आशिक नहीं है। उसे तो एक अदद अच्छी दोस्त की तलाश थी, और पता नहीं पहले से तलाश भी थी या नहीं, पर मिलने के बाद उसे उसमें अच्छी दोस्त नजर आ रही थी। उधर लड़की की माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे होता है कि बिना किसी काम के कोई केवल फ़ोन के ज़रिए हुई जान पहचान के लिए कैसे उठकर चल देता है। बिना जान पहचान और काम के कोई किसी को फ़ोन ही क्यों करता है, और दूसरा क्यों उसे ऐसा करने देता है। जिस गांव जाना नहीं, उसका पता क्या पूछना। पर आजकल की दुनिया को क्या किया जाए, वहाँ तो बिना कुंडी खड़काए ही कोई भी सीधा अंदर आ सकता है। सोचते सोचते उसके हाथ रुक जाते और दिमाग तेजी से चलने लगता। वे बार बार सिर झटक कर मटर छीलने लगती। इस समय मटर छीलना उन्हें बहुत सुकून दे रहा था, जैसे वे कोई बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम कर रही थी। उसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था। उसने अचानक पूछा, फ़ोन पर किसी को कैसे पता चले कि जिससे बात हो रही है वह वही है जिससे बात हो रही है? मतलब?
लड़के लड़की ने एक साथ पूछा। मतलब कोई अपने बारे में झूठ बोल कर भी तो बात कर सकता है। मतलब तुम्हें कैसे पता कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे वह सच में डी में पढ़ती है? यू आर राइट आंटी। असल में इसीलिए तो मेरा मतलब मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो चुका है। कभी कभी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और वह सब भी बाहर उछल आता है जिसे हम खूब दबा दबा कर भीतर रखते हैं। औरत चाहती तो थी कि पूछे क्या हुआ था उसके साथ, पर यह दलदल है वह उसमें उतरना नहीं चाहती थी। लड़का भी सोच रहा था कि अगर पूछ ही लिया इन्होंने तो वह क्या बताएगा कि असल में गलती किसी की नहीं थी। उस औरत ने तो नहीं कहा था कि वह कोई जवान लड़की है। वह तो उनकी पिक्चर प्रोफाइल, आवाज़ और बातचीत से मान बैठा था कि वह 20-22 साल की लड़की है। पर वह तो वास्तव में बड़ी उम्र की ब्याहता औरत थी। वह खुद ही था कि अपने ख्यालों में बैठी लड़की को उस औरत में देखने लगा था। इस बार भी कहीं ऐसा ही न हो, यही चेक करने के लिए आज बिना बताए ही इस लड़की से मिलने चला आया था। आखिर कितनी मटर थी कि औरत छीले ही जा रही थी। सामने रखा बर्तन भर गया। औरत ने उसे दूसरे बड़े बर्तन में पलट दिया। तभी लड़की की नज़र एक कीड़े पर पड़ी। वह पहले बर्तन की पेंदी में चिपका था, हरे रंग का कीड़ा। हाउ स्ट्रेंज, हरी मटर में हरा कीड़ा। उनके बीच जो चुप्पी पसर गई थी उसे तोड़ने का मौका मिला। यही तो कमाल है कुदरत का। मटर और कीड़े दोनों की माँ वही है। उसके लिए दोनों बराबर हैं। बात गहरी थी, पर उन तीनों के पास उस गहराई में उतरने के लिए न तो टाइम था और न ही इच्छा। लड़की बर्तन को धोकर ले आई। वह लगातार प्रयास कर रही थी कि वह सहज रहे, जबकि वह अंदर से बेचैन थी। वही उस लड़के को घर लाई थी। उसने ज़्यादा सोचा समझा नहीं। सोचा तो केवल इतना कि उससे चोरी छिपे बात नहीं करनी। हालांकि वह ठीक ठीक नहीं कह सकती थी कि वे कौन सी बातें थी जो उसे उससे करनी थी। वे कौन सी बातें थी जो उसके भीतर फंसी और अटकी रह जाती थीं। वे बातें कम से कम होमवर्क, क्लास वर्क, कॉलेज के इन्फॉर्मेशन से परे की बातें थीं। ये वे बातें थीं जिन पर वह बिना बात हंसना चाहती थी, मुस्कराना चाहती थी। वे बातें जिनके साथ वह बह जाना चाहती थी। ये वे बातें थी जिनकी ज़रूरत तो थी, पर वह ज़रूरत बताई नहीं जा सकती थी। दुनिया इन बिना ज़रूरत की बातों की दुश्मन हुई जा रही थी। उसकी साइकोथेरेपिस्ट ने उसे बताया था कि उसे इन बातों के स्ट्रेस को रिलीज़ करना होगा। उसी ने कहा था कि दिमाग पर कोई बोझ मत रखो, जो भी हो अपनी माँ से शेयर करो। जिनके बीच हम रहते हैं उनसे बचने और छिपने का प्रयास भीतर तनाव और दबाव पैदा करता है। जब लड़की अपने थेरेपिस्ट से बात करती तो लगता जैसे कोई नर्म नर्म उंगलियों से उसके सिर की मालिश कर रहा है। इतनी मटर क्यों छिल रही हो? उसने माँ से पूछा। आज मैं निमोना बनाऊंगी। क्या? लड़की चौंकी, पर लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुम लोग बनाते हो? हाँ आंटी, मेरी मॉम अक्सर बनवाती हैं। तुम्हारी माँ जॉब में है? जी आंटी, 9 to 5 वाला जॉब। मॉम कुक को बता कर जाती हैं। और घर में कौन रहता है? डैड घर पर रहते हैं, वो घर से ही काम करते हैं। ही इज़ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, कभी कभी टूर पर जाते हैं तो मैं संभालता हूँ। हाँ। तुम तो वो समझदार हो, हमारे टेडी तो कुछ नहीं करती, कह कर लड़की की माँ मुस्कराई। पर बदले में लड़की ने फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। बाहर अंधेरा घिर आया था। सर्दियों में जहाँ 5 बजे से ही सूरज को भागने की पड़ जाती है और 7 बजे तक तो रात काली चादर लपेट कर टुकुर टुकुर ताकने लगती है, इस समय भी रात खिड़की से भीतर झांकने लगी थी। लड़का एकदम से उठकर खड़ा हो गया। आंटी मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक ठीक, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लड़के ने जाते हुए औरत के पाँव छुए तो वह अरे अरे कहते हुए अपने पैर हटाने लगी। माँ, मैं अयान को बाहर तक छोड़कर आती हूँ, कहकर लड़की भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाहर निकलने से पहले उसने गैलरी की लाइट जलाई।
छोटी सी गैलरी तेज रोशनी के बिखरने से जैसे अनावृत हो गई। वहाँ का कोना कोना चमक उठा। दरवाजे के ठीक पीछे की हैंगर था। खूब पुरानी जंग खाई चाबियों से लेकर चमचमाती छोटी बड़ी अनेक चाबियां वहां लटक रही थीं। जब लड़का वहां उनके पास से गुजरा तो उसका ध्यान फिर से उस तस्वीर की ओर गया जो वहां लटकी थी। अचकन और चूड़ीदार पायजामा पहने एक उम्रदराज व्यक्ति लकड़ी की बड़ी सी मेज और कुर्सी पर बैठा आगे की ओर झुककर ध्यान से कुछ लिख रहा था। शायद लड़की की किसी दादा परदादा की फोटो थी जिसे रंगीन बनवाया गया था। खानदानी शान और शौकत वाली। उसने बाहर निकलते लड़की से पूछा, वो किसका पोर्ट्रेट है? वो, लड़की ने इशारा किया। ही इज़ डॉक्टर अंबेडकर वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, लड़की ने सहजता से जवाब दिया। लड़के ने अंबेडकर की कई तस्वीरें देखी थीं। वह उन्हें पहचानता था, पर ये कितनी भिन्न छवि थी। वैसे ऐसा कितने ही दूसरे महापुरुषों के साथ भी है। उन्हें किसी एक तरह की छवि में कैद कर दिया गया है। घर में औरत ने राहत की सांस ली। उसके लिए ये सब एक ऐसी परीक्षा की तरह था जिसमें बैठने से पहले उसने सिलेबस तक भी नहीं देखा था। उस पर शर्त भी यह कि उसे पास होना था। उसकी बेटी किसी लड़के से सिर्फ इसलिए मिलना चाहती थी कि वह उसे अच्छा लगता था। ये अच्छा लगना चारों ओर से खुला होने के बावजूद ऐसा बंद पड़ा था कि वह उसके भीतर घुस नहीं पा रही थी। हालांकि उसके भीतर घुसने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी वह उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। और लड़के के द्वारा उसके पैर छुए जाने से वह इतना ही समझ पाई थी कि यह अच्छा लगना अगर हिंदी फिल्मों से प्रेरित है तो इसका अंत जहाँ होना है उसके लिए ये लड़का बुरा नहीं। पर देखो ना, टेडी अभी तक नहीं आई। वह आश्वस्त थी कि वह इस परीक्षा में पास ही होगी। उसका पास होना जरूरी है क्योंकि यह टेडी की परीक्षा थी। उसे अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखना है। औरत गर्म पानी से मटर धोकर अखबार पर फैलाने लगी। जब लड़की वापस आई तो वह चुप थी। यूँ अक्सर वह चुप ही रहती थी, पर औरत को लगा कि वह ज़्यादा चुप है। उसके भीतर हलचल होने लगी। उसे लगा कहीं वह फेल तो नहीं हो गई। प्रिय पाठकगण, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पर आगे की कहानी आप लोगों को खुद से आगे बढ़ानी है, जिस भी दिशा में आप चाहें। दोस्तों, ये रही कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।